हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के सेशन में हम DSSB नेचुरल साइंस का जो है प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ठीक है, 2018 के अलग अलग शिफ्ट्स के पेपर मैं आपको करा रही हूँ और आगे अगर समय रहता है तो हम 2021 के भी करेंगे। ठीक, मतलब जो भी PYQs जितने पॉसिबल हैं क्लासेस देना बिफोर एग्ज़ाम, वो मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। आज क्लास नंबर 4 है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं, उनमें टोटल हमने पूरा जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन है वो डिस्कस किया है, एक्सेप्ट न्यूमेरिकल्स को छोड़ के। ठीक है, तो 3 क्लासेस हो चुके हैं, ये 4th क्लास आज है और कोशिश यही रहेगी कि आपका रिवीजन जो है वो करा दिया जाए। ठीक है, तो विदाउट न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चंस हैं थियोरेटिकल, हम वो सभी देखते हैं यहाँ पर। और आप अगर वीडियो आपने पहले देखी है तो ये आप चीज़ देख पाओगे कि बहुत कम टाइम में हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि ये एक रिवीजन मोड चल रहा है, एग्ज़ाम बहुत पास में है इस वजह से। ठीक है, फास्ट मोड में थोड़ा हम चलते हैं और क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक बार में दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी। पहली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देखना। अगर नेचुरल साइंस का आपका एग्ज़ाम है तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होंगी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए हैं। आप जब सारी मॉक लगाओगे, जो भी हम ये टेस्ट के रूप में कर रहे हैं, तो आपको पता लगेगा कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और टॉपिक से आपको क्लियरली दिख जाएंगे वहाँ पर कि हाँ, इस टॉपिक से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो इसीलिए PYQ हेल्पफुल होते हैं। चलिए, अब ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपको देना ज़रूरी था बिफोर वीडियो। अब एंड तक हम सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी ये अच्छी लगी, लास्ट थिंग, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज़ एन एग्जाम्पल फॉर पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसको हम परजीवी आहार या परजीवी पोषण कहते हैं, उसका इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो कि परजीवी पोषण का एग्जाम्पल है। तो जो वायरस होता है, ठीक है, जो आपका वायरस होता है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सो वायरस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर पैरासिटिक न्यूट्रिशन, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द ATP सिंथेसिस अकर्स इन विच सेल ऑर्गेनल। एरोबिक रेस्पिरेशन से मुझे याद है कि शायद 3 पेपर हमने इससे पहले किए हैं, उन 2 में क्वेश्चन पूछा गया है एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसके दौरान द ATP सिंथेसिस अकर्स इन विच सेल। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन जो ATP सिंथेसिस होता है कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। याद रखना, कहाँ पर होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में ATP सिंथेसिस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगला क्वेश्चन, in the human body, the psychological process which causes bleeding to stop is known as। ह्यूमन बॉडी में वो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो कि ब्लीडिंग कॉज करता है, ठीक है, ब्लीडिंग को रोकने का शारीरिक, वो हमारी एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हमारा शारीरिक प्रोसेस एक ऐसा जो खून बहने से रोकने का कारण बनता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल, आई एम सॉरी, मैं साइकोलॉजिकल इसको पढ़ रही थी। फिजियोलॉजिकल वो प्रोसेस कौन सा है जो कि कॉज करता है ब्लीडिंग टू स्टॉप, तो वो हो उसको उसको बोलते हैं आपका हेमोस्टेसिस। क्या बोलते हैं, हेमोस्टोसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। तो हेमोस्टेसिस में क्या होता है, हेमोस्टेसिस वो प्रोसेस होता है जो कि एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है हमारी बॉडी का, जो कि ब्लीडिंग को रोक सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स सप्लाई ब्लड टू द ब्रेन। ये क्वेश्चन हर बार एग्ज़ाम में आ रहा है। लीवर को चीज़ें सप्लाई कौन करता है, हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है, और अब क्वेश्चन है कि ब्लड को ब्रेन तक कौन पहुंचाता है। तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। तो ब्लड को ब्रेन को पहुंचाता है कैरोटिड आर्टरीज़। जो कैरोटिड आर्टरीज़ होती हैं वो ब्लड को पहुंचाती हैं ब्रेन को। अगर आपने टॉपिक नहीं भी पढ़ा है और आप मेरे साथ PYQ प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब तक ये चौथा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कि कहाँ पर ब्लड कौन सप्लाई, मतलब कौन सप्लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ टॉपिक हमसे मिस हो जाते हैं, सब कुछ हम कवर नहीं भी कर पाते। ठीक है, तो आप इस चीज़ को याद रखना कि ब्लड ब्रेन को कौन पहुंचाता है, कैरोटिड आर्टरीज पहुंचाती है।
कैरोटिड आर्टरीज ब्लड को कहाँ पहुँचाती हैं, ब्रेन में। बी सी ऐसे कुछ याद रखना, वैसे तो सी से कोरोनरी भी होता है, ठीक है, पर आप एक दो बार पढ़ोगे ना यहीं पे वीडियो को पॉज करके तो आपके माइंड में रह जाएगा। अब एग्ज़ाम इतनी दूर नहीं है। देखो ये चीज़ें याद ही करने की होती हैं, है ना, समझने की चीज़ें अलग हैं और ये चीज़ें याद ही करने की होती हैं। तो ब्रेन को ब्लड पहुंचाता है आपका कैरोटिड आर्टरीज। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन ग्रीन प्लांट्स गार्ड सेल्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। ग्रीन प्लांट से भी हर पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन है कि ग्रीन प्लांट्स में जो गार्ड सेल्स होते हैं वो कौन से प्रोसेस में हेल्प करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में स्वेद बोला जाता है। ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं गार्ड सेल्स इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, फिर से सुनिएगा। इन ग्रीन प्लांट्स गार्ड सेल्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर विच प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन, याद रखिएगा। गार्ड सेल्स दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स आर इजेंशियली अमोनोटेलिक, ठीक है, इनमें से कौन से वर्टिब्रेट जो है अनिवार्य रूप से अमोनोटेलिक हैं। तो जो फिशेस होती हैं, जो फिश होती हैं वो आपकी अमोनोटेलिक होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि फिशेस क्या होती हैं, तो फिशेस क्या होती हैं, अमोनोटेलिक होती हैं, याद रखना। तो इनमें से ऑप्शंस देकर पूछे कि क्या अमोनोटेलिक है, तो फिशेस अमोनोटेलिक होती हैं। मैं क्वेश्चन को 2-3 बार क्यों पढ़ रही हूँ, ठीक है, इसलिए जिससे आपके माइंड में बैठ जाए ये चीज़। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शनल यूनिट्स ऑफ ह्यूमन किडनी। तो याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ह्यूमन किडनी की फंक्शनल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो हमारी किडनी की कार्यात्मक इकाई होते हैं, फंक्शनल यूनिट होते हैं। तो फंक्शनल यूनिट क्या होती है किडनी की, नेफ्रॉन्स। अगला क्वेश्चन, ये जो टॉपिक है क्रैनियल नर्व का, ठीक है, इससे भी हर पेपर में सवाल आया है तो इसको भी आप पढ़ लेना, ठीक है। फिफ्थ में क्या है, सेवन्थ में क्या है, टेंथ में क्या है। फिफ्थ से सवाल आया है, इससे पहले टेंथ से आया है और ये सेवन्थ से है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रैनियल नर्व इज़ द फेशियल नर्व इन ह्यूमन बींग। यहाँ पर फेशियल नर्व कौन सी है, इनमें से कौन सी क्रैनियल नर्व फेशियल नर्व है, तो ये है सेवन्थ। याद रखना जो सेवन्थ है ये फेशियल नर्व से रिलेटेड है। सेवन्थ किससे रिलेटेड है, फेशियल नर्व से। अगला क्वेश्चन, विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इनमें से देखिए राइस, मिलेट्स, सोरगम जो है, ये तीनों, सोरगम किसको बोलते हैं, ज्वार को, मिलेट्स बाजरा को और राइस चावल को, ठीक है। तो इनमें से जो चना है दैट इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। याद रखना चना कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है, जबकि राइस, मिलेट्स और सोरगम जिसको हम बोलते हैं ज्वार सामान्य भाषा में, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन, ब्लास्ट इज़ द डिजीज़ ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। तो आई थिंक ये क्वेश्चन ब्लास्ट वाला ही डिजीज़ का पहले भी किसी पेपर में आया है, लेकिन जो क्रॉप में डिजीज़ होती है ना वो ज़रूर पढ़ लेना, ये हर पेपर में क्वेश्चन आया है। तो ब्लास्ट डिजीज़ जो होती है वो राइस में होती है, क्रॉप में, याद रखना। तो कैसे याद रखोगे, राइस में ब्लास्ट हो गया, ठीक है, ब्लास्ट कहाँ पर हुआ है, राइस में ब्लास्ट हो गया है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। अगर आपके पास कोई बेटर वे है तो यू कैन रिमेंबर दैट थिंग। इन सम प्लांट्स द हैथ स्लैक पाथवे टेक्स प्लेस इन विच प्रोसेस। कुछ प्लांट्स में एक पाथवे है हैथ स्लैक, ठीक है, ये कौन सा लाइफ प्रोसेस फॉलो करता है इनमें से, ठीक है। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस कुछ पौधों में ऐसा होता है, जो हैच स्लैक है कुछ पौधों में ये किस प्रक्रिया में भाग लेता है, तो फोटोसिंथेसिस में। कुछ पौधों में फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी विधि या प्रक्रिया का यूज़ होता है, हैथ स्लैक, याद रखना। हैथ स्लैक के हुए हैच स्लैक आप इसको बोल सकते हैं। हैच स्लैक का यूज़ कुछ पौधों में कौन से प्रोसेस में होता है, फोटोसिंथेसिस। अगला क्वेश्चन, ग्लूकागॉन इज़ अ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे बस एक छोटी सी बात और मुझे बोलनी है। आप जब अपने जहाँ से भी आपने प्रिपरेशन करके नोट्स बनाए हैं, जहाँ से भी आप रिवीजन कर रहे हो एक्चुअल में, वो आप करते रहिए अच्छे तरीके से। और ये जो हमारी वीडियो है इसको आपको देखना ज़रूरी नहीं है, मैं क्लियरली आपको सारी चीज़ें बोल रही हूँ यहाँ पर। तो आप हेडफोन्स अपने लगाकर या नॉर्मल फ़ोन से इसको सुन भी सकते हो, तब भी आपके बहुत अच्छे से रिवीजन चीज़ों का हो जाएगा। कई बार हमारा स्क्रीन टाइम क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है, आजकल लोग अधिकतर ऑनलाइन ही सब चीज़ों को प्रेफर करते हैं, पढ़ना हो या कोई भी चीज़ हो,
तो स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा हो गया है तो आप ऐसे भी रिवाइज़ कर सकते हो, जब भी आप फ्री होते हो या लेटते हो, रेस्ट लेते हो, तब आप इसको सुन सकते हो। ग्लूकागॉन हार्मोन जो है ये कौन सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करता है अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास। रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट मीन्स इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपकी 4 से 5 ये 4th पेपर है, वो कोशिश करूँगी मैं आपको 1-2 पेपर और दे पाऊँ बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। तो आपकी मुझे उम्मीद है कि काफ़ी क्वेश्चंस इसमें से डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। ग्लूकागॉन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? अल्फा सेल ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास, ठीक है। सो अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ पैनक्रियास सिक्रीट्स ग्लूकागॉन हार्मोन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। TSH इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड? जो TSH हार्मोन है, TSH हार्मोन है, ये आपको कौन रिलीज़ करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। तो TSH हार्मोन रिलीज़ कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, याद रखना। TSH हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करती है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि यानी कि TSH, याद रखना, TSH पिट्यूटरी ग्लैंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो लीवर हमारी जो है सबसे बड़ी क्या है? ग्रंथि है बॉडी में, याद रखना। ये बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लीवर हमारी जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है इन ह्यूमन बॉडी। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में 2 चीज़ें बताना कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है, और TSH की फुल फॉर्म आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में TSH की फुल फॉर्म लिखिएगा, और स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी में वो भी आप लिख के बताइएगा। अगला क्वेश्चन है बडिंग। बडिंग इज अ मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीन इन विच ऑर्गेनिज्म? तो ये हाइड्रा में होता है। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मोड है या तरीका है, बडिंग जिसको बोला जाता है, ये आपका होता है हाइड्रा में। किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा में देखने को मिलता है। तो बडिंग विच इज़ अ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये आपको देखने को किस में मिलता है? बडिंग, ये आपको हाइड्रा में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हैव शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड? यहीं से 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, एक ही और एक और। मैं आपको बता रही हूँ कि उन्हीं टॉपिक्स से या तो वही क्वेश्चन आ रहा है, या उन्हीं टॉपिक्स को इधर उधर करके, जैसे किसी में बड़ा पूछ लिया, लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ली, किसी में स्मॉलेस्ट पूछ ली। जैसे यहाँ पर शॉर्टेस्ट गेस्टेशन पीरियड पूछा है, सबसे कम गर्भावस्था की अवधि किसकी, कौन से मैमल की होती है। और प्रीवियस पेपर में क्या पूछा था कि सबसे लंबी गेस्टेशन पीरियड की अवधि, यानी कि सबसे ज़्यादा गर्भावस्था की अवधि किस मैमल या स्तनधारी की होती है? तो देखो, सबसे कम होती है रैट की और सबसे ज़्यादा होती है एलिफेंट की, याद रखिएगा, ठीक है। मैं आपको सच में बता रही हूँ, आपको मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है तो वो पेपर आप जाके देख लो। अब अगर आप वो 3 पेपर करके इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको बहुत इजी ये पेपर लग रहा होगा, आई एम डैम श्योर, ठीक है। तो आपको बहुत काम आएगा, इसलिए मैं एक बार बोल रही हूँ, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो सबसे कम गर्भावस्था की अवधि रैट यानी चूहे की होती है, और सबसे ज़्यादा होती है हाथी यानी एलिफेंट की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन हेल्प्स इन पार्ट्यूशन इन ह्यूमन बीइंग? पार्ट्यूशन का मतलब यहाँ पर प्रसूति। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग्स के पार्ट्यूशन में, प्रसूति में? तो वो ऑक्सीटोसिन है, जो कि आफ्टर डिलीवरी रिलीज़ होता है बाय फीमेल्स, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन के बारे में भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, याद रखना। कौन सा हार्मोन हेल्प करता है इन पार्ट्यूशन, और कौन सा क्वेश्चन ऐसे रिलीज़ होता है आफ्टर डिलीवरी? तो ऑक्सीटोसिन है, याद रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लिक एसिड बट लैक प्रोटीन्स इन देयर जीनोम? ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा है जिसमें न्यूक्लिक एसिड तो हैं बट उसके जीनोम में प्रोटीन्स कम है? इसी पर डिपेंड, मतलब सेम यही क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो वायरॉइड्स हैं, ठीक है, वायरॉइड्स हैं या वेरॉइड्स आप इनको बोल सकते हो। तो वायरॉइड्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास न्यूक्लिक एसिड हैं बट प्रोटीन्स की क्या है, कमी उनके जीनोम में होती है। किनमें? वायरॉइड्स। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनेटिक कोड? जो जेनेटिक कोड होते हैं इनमें से उनकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता नहीं है? तो जेनेटिक कोड एम्बिग्यूअस नहीं होते, याद रखिएगा। जेनेटिक कोड डिजेनरेटिव होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं,
अनएम्बिग्यूअस होते हैं, एम्बिग्यूअस नहीं होते। याद रखना इनकी तीनों विशेषताएं जेनेटिक कोड की, ये अनएम्बिग्यूअस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और आपका डिजनरेटिव होते हैं, ठीक, जेनेटिक कोड्स। अगला क्वेश्चन है सेल थियोरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो सेल थ्योरी को श्लेडर एंड श्वान ने क्या किया था, प्रपोज किया था। कितने बेसिक क्वेश्चंस हैं, है ना, मतलब कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी हैं जो कि हम पढ़ते ही पढ़ते हैं अगर हम डीप में भी किसी चीज़ को स्टडी नहीं कर रहे। सेल थियोरी जो कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया था, शेल्डन एंड श्वान ने दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। सेल थियोरी किसने दी थी, श्लेडन एंड श्वान ने दी थी। श्लेडन एंड श्वान ने क्या दी थी, सेल थियोरी दी थी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कंज्यूमर इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर कौन होता है, जू प्लैंकटन होता है, प्राणी प्लवक जिसे कहते हैं। जू प्लैंकटन जो है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर। एक्वेटिक इकोसिस्टम से भी एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है कॉन्टीन्यूसली, तो इसको भी ध्यान से पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर भी आपके नोट्स में ये पॉइंट है या नहीं पढ़ा आपने तो पढ़ लेना। सो क्वेश्चन क्या था हमारा कि हु इज़ द प्राइमरी कंज्यूमर इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो जू प्लैंकटन, याद रखना, जिसको प्राणी प्लवक भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़, इनमें से कौन सी इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है, तो डायबिटीज़। डायबिटीज़ इन्फेक्शन से नहीं होता, नहीं फैलता है, ठीक है। डायबिटीज़ बेसिकली एक जेनेटिक डिजीज़ है, बेसिकली, है ना, नॉर्मली वैसे भी हो जाता है। तो इनमें से इन्फेक्शियस नहीं है डायबिटीज़, जबकि डेंगू, कोल्ड, कोलेरा ये आपके किस में आते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ में आते हैं, डायबिटीज़ नहीं आता। अगला क्वेश्चन है ओजोन डिप्लीशन इज़ प्रोमिनेंट ओवर विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा क्वेश्चन है। पहले पेपर में क्या क्वेश्चन आया था ओजोन से रिलेटेड, पहले में था कि ओजोन लेयर हमारी जो वायुमंडल है उसकी कौन सी लेयर में है, एटमॉस्फेयर के, तो समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में है। पूछ लिया कि जो उसका पार्ट क्षरण हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है ओजोन लेयर का, वो दुनिया के कौन से हिस्से में, तो वो अंटार्कटिका में हो रहा है, ठीक है। ये भी याद रखना कहाँ पर, अब ये भी हो गया आपका कहाँ पर है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, ठीक है। उससे बचाने के ओजोन लेयर डिप्लीशन को पर ध्यान देने के लिए कौन सा आपका जो है समिट हुआ है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर ये भी पूछ लिया कि डिप्लीशन वो कौन से हिस्से में रहा है दुनिया के, तो वो है अंटार्कटिका, ये भी याद रखना। अगले सवाल पर आते हैं। द हार्मफुल रेडिएशन एक्सपोजर ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स रिएक्शन इन ह्यूमन बींग्स। जो ओजोन लेयर डिप्लीशन है वो हमारे बॉडी के कौन से पार्ट को हार्म कर रहा है, या फिर कौन सी बीमारी तक हमें पहुंचा रहा है, तो स्किन कैंसर, उसके वजह से स्किन डिजीज़ होंगी और स्किन कैंसर का भी बहुत खतरा है। अगला सवाल है इंटरकैलेटेड डिस्क आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच मसल्स। जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है वो कौन सी मसल में होती है, तो कार्डिक मसल्स जो होती हैं, जो हमारी हृदय से रिलेटेड मसल्स होती हैं, कार्डिक मसल्स होती हैं, उनमें ही जो इंटरकैलेटेड डिस्क हैं ये प्रेजेंट होती हैं। अंतर्विष्ट डिस्क जिन्हें कहते हैं, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कार्डिक मसल्स में होती हैं। अगला क्वेश्चन है ओपियंशिया एंड कैक्टस। ओपियंशिया एंड कैक्टस एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट, तो ज़ेरोफाइट का एग्जाम्पल है। ज़ेरोफाइट से आपसे पहले भी सवाल पूछा गया है, तो इसको ध्यान से रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ओपियंशिया एंड कैक्टस किसके एग्जाम्पल हैं, ज़ेरोफाइट्स के। ओपियंशिया एंड कैक्टस याद रखना, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ेरोफाइट्स। क्लियर है इतनी बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी कंज्यूमर इन फूड चेन। तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता कौन होता है फूड चेन में, टर्शरी कंज्यूमर। तो इनमें से हरा पौधा खरगोश हिरन नहीं है, ठीक है। ये हरा पौधा आपका उत्पादक होता है और प्राइमरी कंज्यूमर में आपके आते हैं खरगोश हिरन, और जो हॉक है इनमें से बाज, ये आपका तृतीयक भक्षक है, यानी कि थर्ड टर्शरी कंज्यूमर या थर्ड कंज्यूमर होता है, याद रखिएगा। थर्ड कंज्यूमर कौन है, ये टर्शरी कंज्यूमर कौन है फूड चेन में, इनमें से हॉक जिसको बाज बोलते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी।
कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ क्या है और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जीज़ क्या है, एक क्वेश्चन आता है अभी तक के एग्ज़ाम में जो हमने देखा है, तो उसको ज़रूर देख लेना। तो इनमें से जो एलपीजी है वो पहले से सोर्स ऑफ एनर्जी है, डीजल पेट्रोलियम भी। जो टाइडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा है, वो कन्वेंशनल नहीं है, ठीक है। वो पुराना या प्राचीन या परंपरागत स्रोत नहीं है ऊर्जा का, याद रखिएगा। टाइडल एनर्जी या टिडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा जो होती है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लेग्यूम फैमिली इन विच द प्लांट्स आर केपेबल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। कौन सा गैर फली परिवार है जिसमें पौधे नाइट्रोजन निर्धारण में सक्षम होते हैं। इनमें से कौन सा नॉन लेग्यूम फैमिली है जिसमें प्लांट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। तो रोसेशिया, ठीक है, रोसेशिया, ठीक है, ये है रोसेशिया, इसको आप याद रखिएगा। तो रोसेशिया जो है दैट इज़ अ नॉन लेग्यूम फैमिली इन विच प्लांट्स आर केपेबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद रखिएगा, ठीक है। रोसेशिया। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना। जो सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ब्लू ग्रीन एल्गी आर इंक्लूडेड अंडर विच किंगडम। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, नीले हरे शैवाल, ये आपके मोनेरा किंगडम में आते हैं। किस में आते हैं, मोनेरा किंगडम में। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से किंगडम में आते हैं, मोनेरा में आते हैं, याद रखना। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इन वाटर कैन कॉज लंग कैंसर। अगर आपके पानी में ये पॉल्यूटेंट बहुत लंबे समय से है तो लंग्स कैंसर हो सकता है। कैडमियम, ठीक है, याद रखिएगा, कैडमियम कॉज करता है आपको लंग कैंसर पानी में प्रेजेंट होने की वजह से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। सतत कार्बनिक प्रदूषक जो है, ठीक है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है। तो जो DDT होता है, DDT, ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द पॉइजनिंग विद मर्करी। तो भाई मरकरी जिस चीज़ को पॉइजन कर दे, जहर बना दे, उससे डिजीज़ हो जाती है मीनामाटा या मीनामाटा, ठीक है, याद रखना। मीनामाता मरकरी के मिलने से आपको कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, मीनामाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द सेक्रेटरीट ऑफ UNFCCC इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। तो जो सेक्रेटरीट है UNFCCC की वो जर्मनी में है, याद रखिएगा। इसका जो सचिवालय है कहाँ पर है, UNFCCC का जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन ड्यू टू कॉम्बैट विद विच एनवायरमेंटल इशू। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है ओजोन लेयर डिप्लीशन पर ध्यान देने के लिए, उसको कम करने के लिए, कैसे उसको फिल किया जाए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, ओजोन डिप्लीशन से। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखना। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोटिक ब्रीड ऑफ काउ। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है इनमें से, तो जर्सी है, रिपीट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। गाय की विदेशी नस्ल इनमें से कौन सी है, जर्सी। ये ऐसे पूछा जा सकता है कि जर्सी जो है किसकी नस्ल है, तो गाय की है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। जो बोवाइन TB होता है ये भेड़ में होता है, किन में होता है, शीप में। जो भेड़ें होती हैं, भेड़ है ना, उनमें होता है बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस। अगला क्वेश्चन है एवियन पॉक्स वायरस इन फैक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। तो जो एवियन पॉक्स वायरस है ये बर्ड्स में होता है, पक्षियों में, याद रखना। एवियन पॉक्स वायरस किस में होता है, पक्षियों में, यानी कि बर्ड्स में। एवियन पॉक्स वायरस कॉज टू बर्ड्स। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन। टिंडल इफेक्ट किस में नहीं देखा जा सकता, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में नहीं देख सकते। टिंडल इफेक्ट को आप ग्लूकोज सॉल्यूशन में नहीं देख सकते, जबकि ब्लू कलर्ड स्काई में, गोल्ड सॉल में, ठीक है, और स्मोक में देख सकते हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोहर्स मॉडल ऑफ एटम कुड एक्सप्लेन।
जो एट परमाणु मॉडल है बोहर का, वो क्या एक्सप्लेन करता है, एनर्जी ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, यानी कि एकल इलेक्ट्रॉन प्रजाति की ऊर्जा। बोहर्स मॉडल क्या एक्सप्लेन करता है, एनर्जी ऑफ यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यूनी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की एनर्जी को बोहर मॉडल एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्लेस्ड अलॉन्ग विद एल्कली मेटल्स ड्यू टू इट्स। हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल्स के साथ प्लेस नहीं किए जा सकते बिकॉज ऑफ देयर नॉन मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, उनके गैर धातु गुण के कारण हाइड्रोजन को क्षारीय धातु के साथ नहीं रखा जा सकता। किस वजह से, फॉर नॉन मेटेलिक करेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रलाइजेशन मे बी कंसीडर्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड अकॉर्डिंग टू। तो लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यूट्रलाइजेशन मे बी कंसीडर्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड। तो याद रखिएगा, लुईस सिद्धांत के अनुसार तटस्थता को गणनात्मक बंधन के गठन के रूप में माना जा सकता है। न्यूट्रलाइजेशन मे बी कंसीडर्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ डेटिव बॉन्ड। अगला क्वेश्चन है, द मेथड नॉट यूज्ड टू प्रिवेंट कॉरिजन ऑफ मेटल इज। जो भी किसी भी धातु को जंग से रोकने के लिए इनमें से किस विधि का यूज़ नहीं किया जा सकता। कोटिंग विद फिनॉल, फिनॉल की कोटिंग से आप धातु को जंग लगने से नहीं बचा सकते। तो किससे बचा सकते हैं, बैरियर प्रोटेक्शन से, अलॉइंग विद सुटेबल मेटल से, कोटिंग विद बाइसफेनॉल से। ठीक है, कोटिंग विद बाइसफेनॉल से बचा सकते हो, अलॉइंग विद सुटेबल मेटल, और बैरियर प्रोटेक्शन से बचा सकते हो। किससे नहीं बचा सकते, कोटिंग विद फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वाटर पॉल्यूटेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रोफिकेशन। वो वाटर पॉल्यूटेंट जो यूट्रोफिकेशन के लिए जिम्मेदार है वो फर्टिलाइजर्स हैं विच कंटेन फॉस्फेट्स। ठीक है, जिन उर्वरकों में, फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट होता है वो यूट्रोफिकेशन कॉज करते हैं, याद रखिएगा। तो वाटर पॉल्यूटेंट, फर्टिलाइजर्स कंटेन फॉस्फेट, जिन फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट होता है वो पानी में मिलकर, ठीक है, क्या कॉज करते हैं, यूट्रोफिकेशन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स। ग्रीन केमिस्ट्री यानी कि ग्रीन रसायन शास्त्र, इसमें क्या होता है, तो कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच विच इन्वॉल्व रिडक्शन इन वेस्ट जनरेशन। लागत प्रभावी दृष्टिकोण होता है जिसमें अपशिष्ट उत्पादन में कमी शामिल है, कि जो अपशिष्ट का उत्पादन हो रहा है, वेस्ट जो है वो कम हो, ठीक है, और कम लागत में हो। तो ग्रीन केमिस्ट्री में यही है, कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच होती है जो कि इन्वॉल्व करती है रिडक्शन इन वेस्ट मैनेजमेंट और वेस्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट अमंग ऑफ द, इनमें से कौन सा है। तो जो आपका पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें से मेन जो घटक है उन इनमें से क्या है, तो लाइम होता है। ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट में अगर बात करें तो मेन घटक या मेन कंपोनेंट क्या है, तो वो है लाइम। क्या है, लाइम, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ पॉलीमाइड अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा क्या है, पॉलीमाइड है। तो नायलॉन 6 जो है यहाँ पर, नायलॉन 6,6 जो है ये क्या है यहाँ पर, याद रखिएगा, पॉलीमाइड होता है। नायलॉन 6 क्या होता है यहाँ पर, पॉलीमाइड है, इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन मैक्सिमम इन। ठीक है, तो जो ध्वनि का वेग होता है सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो स्टील में होता है, याद रखना। वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होता है, स्टील में, याद रखिएगा। बड़ा ही अच्छा सवाल है अगला, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इंक्रीज व्हेन आई मसल्स। हमारी जो आँख, ठीक है, आई लेंस हैं, उनकी फोकल लेंथ जो है वो बढ़ जाती है जब हमारी आई मसल रिलैक्स होती हैं, और जो लेंस है वो थिनर यानी कि क्या होता है यहाँ पर, पतला होता है। जब हमारी आई मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, ढीली होती हैं, और हमारा आई लेंस थिनर होता है तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीचिंग मेथोडोलॉजीज के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। परसीविंग द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन कैन बी बेस्ड ऑन विच थियरीज। ग्रेट बियर नक्षत्र को समझना किस पर आधारित हो सकता है, तो ये गेस्टॉल्ट वादी सिद्धांत पर आधारित है, याद रखना। गेस्टॉल्ट, परसीविंग द ग्रेट बियर कॉन्स्टेलेशन कैन बी बेस्ड ऑन गेस्टॉल्ट थियरी, याद रखना। अगला क्वेश्चन,
चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। सो क्वेश्चन क्या है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया इज़ मेनली बेस्ड ऑन विच ऑफ दीज ऑप्शंस। जो हमारे यहाँ सामाजिक स्तरीकरण है, सोशलाइजेशन है, जो सोशलाइजेशन होता है, लेबलाइजेशन होता है उसका, ठीक है, वो किन चीज़ों पर बेस्ड होता है, तो कास्ट, क्लास, रिलीजन और जेंडर पर बेस होता है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण यानी कि हम किसी को निम्न श्रेणी में रखते हैं, किसी को मध्यम में, किसी में उच्च में रखते हैं, उसकी बात हो रही है। तो ये जनरली कास्ट पर, क्लास पर, रिलीजन और जेंडर पर बेस्ड होता है। अगला क्वेश्चन, what do we call it when learning of higher behavioral levels are facilitated by lower behavioral levels? जो उच्च व्यवहार स्तर हैं उनको सीखने के दौरान जब कम व्यवहार स्तर द्वारा हम हेल्प लेते हैं तो उसको वर्टिकल ट्रांसफ़र बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसफ़र। जब हम हायर बिहेवियरल लेवल्स को समझने के लिए लोअर बिहेवियरल लेवल्स को हेल्प लेते हैं, उनकी या यूज़ करते हैं, दैन दैट इज़ कॉल्ड वर्टिकल ट्रांसफ़र, यानी कि लंबवत स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन इज़ स्टडीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज इन लिंग्विस्टिक्स। शब्दावली जब हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक्स, तो उसके प्रोसेस में जो वर्ड फॉर्मेशन है उसकी स्टडीज़ कौन सी ब्रांच में होती है, तो वर्ड फॉर्मेशन हम पढ़ते हैं मोर्फोलॉजी में। याद रखना, लिंग्विस्टिक्स में जो वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं कि वर्ड कैसे फॉर्म होते हैं, वो मोर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, आकृति विज्ञान में। याद रखिएगा, किस में, वर्ड फॉर्मेशन का प्रोसेस पढ़ते हैं मोर्फोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, elevators, ramps and infrastructural changes are examples of which factors that promote inclusion? लिफ्ट, रैम्प और आधारभूत परिवर्तन, ये कैसे एग्जाम्पल हैं जो किसको बढ़ावा देते हैं, तो ये एक्सेसिबिलिटी को, ठीक है, बढ़ावा देते हैं। किसी चीज़ को की पहुंच तक पहुंचाने के लिए, जो चीज़ पहुंच में आ जाए, है ना, सरल उपयोग यहाँ पे हिंदी में लिखा है, यानी कि एक्सेसिबिलिटी का मतलब होता है जहाँ तक हमारी पहुंच हो, हम किस चीज़ को एक्सेस कर पाएँ। तो एलिवेटर्स, रैम्प्स, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, दीज आर एग्जाम्पल्स हैं और इंक्लूजन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, किन फैक्टर्स को, एक्सेसिबिलिटी को, पहुँच को। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी चूज़ करना है आपको करेक्ट ऑप्शन। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स दैट इज़ यूनिक टू द ऑब्जेक्ट इज़ इट डेवलप्स। मैथमेटिक्स की जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है वो और उससे यूनिक है क्योंकि वो डेवलप करता है ब्रेविटी एंड प्रिसीजन इन एक्सप्रेशन। अब मैथमेटिक्स के या तो सिंबल से, या जैसे ये सवाल आया है, एक सवाल आपके हर टीएम में पूछा है नेचुरल साइंस के टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन में कि कौन सा सिंबल मैथ में यूज़ होता है, नहीं होता है, और ये अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या चीज़ मैथ्स को यूनिक बनाती है, तो ब्रेविटी एंड प्रिसीजन इन एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, सटीकता, है ना, ये जो है एक्यूरेसी मैथ्स को यूनिक बनाती है। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक्स आर एज द प्राइमरी सोर्स फॉर ट्रांसमिटिंग एजुकेशनल कंटेंट। टेक्स्ट बुक जो होती हैं एजुकेशनल कंटेंट को पहुंचाने के लिए सब तक एक बढ़िया प्राइमरी सोर्स हैं, बिकॉज दे आर कंसीडर्ड टू बी रिलायबल। बिकॉज वो क्या मानी जाती हैं, रिलायबल, यानी कि विश्वसनीय, ट्रस्टेबल हैं, उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है, इसीलिए प्राइमरी सोर्स ऑफ ट्रांसमिटिंग एजुकेशनल कंटेंट क्या हैं, बुक्स हैं, ये याद रखना, बिकॉज दे आर रिलायबल, ट्रस्टेबल। ठीक, अगला क्वेश्चन, इनकॉर्पोरेटिंग आर्ट इन लेसन लीड्स टू बेटर कॉम्प्रिहेंशन एंड मेमोरी बिकॉज इट इज़ सेंसरी लर्निंग। कह रहा है कि पाठ में कला शामिल करना बेहद बेहतर समझ और स्मृति की ओर ले जाता है। अगर हम आर्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपनी लेसन में, पढ़ने में, ठीक है, तो वो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देता है और मेमोरी भी देता है, क्योंकि वो सेंसरी लर्निंग है, क्योंकि अपने सेंसेस का हम उसमें यूज़ कर रहे हैं, आँख, नाक, ठीक है, इस तरह से सेंसेस का यूज़ करते हैं, ठीक है, इसलिए सेंसरी लर्निंग में आता है, इसलिए आर्ट हेल्प करता है हमारे समझने में चीज़ों को बेहतर तरीके से। अगला है, करिकुलम शुड इंक्लूड सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज़ useful to children in present life and also in future. This thought aligns with which of the principle of curriculum development? तो ये principle of utility की लाइन दी हुई है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी यानी कि उपयोगिता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि पाठ्यचर्या में वर्तमान जीवन में और भविष्य में बच्चों के लिए जो यूज़फुल चीज़ें हैं उनको शामिल किया जाए,
प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी ये बहुत बात बोलता है। दोबारा पढ़ लीजिएगा आराम से इसको वीडियो को पॉज करके। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज का है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एंटायरली ड्राइव इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूजन। इनमें से कौन सा शामिल करने के प्रभावी कार्यान्वयन को पूरी तरह से संचालित नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप इंक्लूजन को, ठीक है, यानी कि सब लोगों को साथ लाने के लिए कोई चीज़ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो इनमें से वो लेस इफ़ेक्टिव क्या चीज़ होगी, तो फंडिंग इनमें से वो लेस इफ़ेक्टिव चीज़ है, फंडिंग। एटीट्यूड, अवेयरनेस, पर्सपेक्टिव होना चाहिए, लेकिन सबसे कम जिसकी ज़रूरत है वो फंडिंग होगी। किसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, समावेश को, यानी कि इंक्लूजन को। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये क्वेश्चंस होते हैं, पेपर ये वाला फिनिश होता है। अदर देन न्यूमेरिकल्स हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और ये 4 पेपर आज यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर कंप्लीट होते हैं। मेरी कोशिश यही है, अगर मैं आपको जितने ज़्यादा पेपर PYQ प्रोवाइड करा पाऊँ पेपर से पहले, आपकी डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में वहाँ से सीधे देखने को मिलेंगे, अगर एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि DSSS भी कभी कभी सरप्राइज़ भी कर देता है ना, कुछ क्वेश्चंस या आउट ऑफ द बॉक्स देकर, या फिर कुछ ऐसे जो जनरली नहीं पढ़े होते बच्चे। तो वो डिपेंड करता है कि पेपर, अगर नॉर्मल पेपर आता है तो ये क्वेश्चंस आपको इन पेपर्स जो हम जितने भी पेपर कर रहे हैं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब आप बाकी की अपनी पढ़ाई रिवीजन जो भी कर रहे हैं जहाँ से, वो करते रहिए अच्छे तरीके से, और हमसे जुड़े रहिए। सिर्फ DSSS भी ही नहीं, बाकी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की लगातार आपको आगे भी प्रिपरेशन कराई जाएगी। हमारा ये प्रयास, ये कोशिश अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, और छोटा सा काम बस आपसे मुझे बोलना है कि आप वीडियो को शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करिए अगर आपको अच्छी लगी है तो। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पहली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो देख लेना। ठीक है, चलो अब अपनी पढ़ाई करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।